गाँव है उसके बाजू में एक छोटा सा टाउन है नीम शिवड़ी करके, वहाँ पे मेरा बॉर्न हुआ और मुझे फक्र है, गर्व है कि मैं वो गांव से हूँ। वहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला कि अगर थोड़ा सा टाइम निकालोगे और बिजनेस में दोगे तो वहाँ से आपको अच्छा अर्निंग आ सकता है। मैं बोला सुपरवाइजर, वो भी कंपनी में काम तो करना ही है, सिर्फ सुपरवाइजर नहीं करना है ना। तो मैं तुरंत उसके साथ वो काम पे ऊपर गया। ये मिस्त्री ने मुझे वो साइड के ऊपर सुपरवाइजर का जॉब दिला दिया, लेकिन ये लेबर मेरा सुनते ही नहीं है। अगर मैं उनको बोलता हूँ ऐसा काम करो, वो बोलते नहीं आपको क्या समझता है, हम इतने दिनों से कर रहे हैं साहब, आप तो अभी आए हो, हमको मालूम है कैसे करने का काम, आप मत हमें सिखाइए। और जिनको जिनको आना है उनके लिए तो मैं वेलकम करता हूँ। बहुत अच्छा फील्ड है और ये इतना वास्ट है कि इतना बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। तो इसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जिनको इनमें आना है आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर सकते हो, हाउसिंग में काम कर सकते हो, कमर्शियल में काम कर सकते हो, वेयर हाउसिंग है उसमें काम कर सकते हो। ऐसा अलग अलग सेक्टर है सर। आपको पहले शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि आपका टारगेट पहले पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, खुद को और आपके खुद के बिजनेस को सेट करना होना चाहिए। अगर आप वो टारगेट रखते हो, पैसा इतना मिलेगा आपको कि आपको परेशान हो जाओगे। नहीं सही सर, तुम जितना काम करने वाले उतना पैसा मिलने वाला है, जितना बड़ा हो गया आता ही रहेगा। मैंने उद्योग गुरुदिनी में वो कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या आया, लेकिन मुझे अभी ये महसूस होता है अगर उस टाइम में कोर्स नहीं सीखा होता तो आज मैं जो कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहा हूँ वो मैं शायद ही नहीं कर पाता था, पॉसिबल ही नहीं था। आज के इस धंधे की बात के एपिसोड में हमारे गेस्ट है श्री अनिल आयर सर, जो परफेक्ट बिल्डकॉन इस कंपनी के ओनर है। बेसिकली सर का जो जर्नी है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी से वो आगे बढ़े हुए हैं। शुरुआत उन्होंने 20 रुपीज़ पर डे, मतलब वो पाव बेचते थे, 20 रुपये पर डे प्रॉफिट कमाते थे। सो आज एक 200 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए। तो ये सर का जर्नी आज हम समझेंगे। एंड ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे आना चाहिए, इसमें आपको क्या बिजनेस पोटेंशियल है, इसमें क्या क्या टारगेट मार्केट है अवेलेबल, एंड इसमें आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, मुनाफा कमा सकते हो, क्या इसमें भविष्य में डिमांड है, ये सारी चीज़ें भी हम इस पॉडकास्ट में उनसे जानेंगे। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धंधे की बात इस सीरीज़ में हम ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को बुला रहे हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में उन्होंने सक्सेस पाया है, एंड वो कैसे पाया है, वो इंडस्ट्री के बारे में इनसाइट्स भी हम इस सीरीज़ में जानेंगे। थैंक यू। नमस्ते अनिल सर, धंधे की बात में आपका स्वागत है। आज हम बेसिकली आपकी जर्नी समझना चाहते हैं। आप एक कैसे छोटे गांव से आए हो एंड आज आप एक नासिक जैसे बड़े शहर में आपने एक बड़ा खुद का साम्राज्य खड़ा किया है, बिल्डरशिप में आपका खुद का नाम किया है। एंड आपकी जर्नी, मतलब एक गांव से लेके कैसे पूरा जर्नी हमें समझना है। एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्शन लाइन, इसके बारे में भी समझना है कि अगर किसी को बिजनेस में आना है तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत है, कौन से प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, ये सब हमें समझना है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद योर जर्नी। तो सर आपका जैसे जर्नी हमें पता है कि एक छोटे गांव से लेके आप जहाँ पे एजुकेशन का भी इतना अवेलेबिलिटी नहीं था, वहाँ से लेके आप एक सिटी तक कैसे आपका जर्नी है, ये ज़रा थोड़ा सा गाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राम सर, ये जो आपने सीरीज चालू की है उसके लिए पहले आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बाद में जो सीरीज का टाइटल है धंधे की बात, और जो आपने बताया कि आपका जर्नी बताइए, तो ये सही है कि जो मेरा गांव है एक छोटा सा गांव है, महाराष्ट्र में शिरडी करके गांव है, उसके बाजू में एक छोटा सा टाउन है नीम शिवड़ी करके, वहाँ पे मेरा बॉर्न हुआ। यानी पूरे एरिया में साई बाबा जो है शिरडी के, उसी के नाम से वो एरिया जाना जाता है। और मुझे फक्र है, गर्व है कि मैं वो गांव से हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे गांव में वो वहाँ में बचपन में मुझे सीखने को मिली। ऐसा है कि जब मैं छोटा था, मेरा प्राइमरी एजुकेशन चल रहा था, मेरा 5th तक का जो एजुकेशन है वो गांव में हुआ। लेकिन हम बोलते हैं ना कि जो बचपन में ही जो आदतें लगती है, जो संस्कार मिलते हैं, वही तुमको आगे जाके तुम्हारे बिजनेस के लिए, फैमिलीज के लिए, तुम्हारे लाइफ के लिए वो फायदेमंद रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे गांव ने मुझे जो सीख दी है, मेरा गांव ऐसा गांव है, इतना छोटा सा गांव है, लेकिन कोई भी वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं था। सब लोग अच्छे से रहते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, सच्चाई से रहते थे। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो आज सिटी में अगर आप देखोगे तो देखने को नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे वो वहाँ से सीखने को मिला। जैसे ही मेरा 5th तक का एजुकेशन कंप्लीट हुआ, तो 5th का एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद पिताजी को कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शहर में आना पड़ा, क्योंकि जो छोटा स्मॉल टाउन है, छोटा खेड़े गाँव है, वहाँ पे जॉब नहीं है। अभी उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास खेती नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस सोच से पिताजी वहाँ से निकल पड़े। फिर वो निकल आए नासिक की तरफ, क्योंकि नासिक शिरडी से नज़दीक है,
तो यहाँ पे वो आए तो उनको लगा कि यहाँ पे आके अपन कुछ सर्विस करेंगे, क्या कुछ काम मिलेगा। अगर मैं कुछ सर्विस करता हूँ तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, उनको सपोर्ट होगा, उनको अच्छे से उनका एजुकेशन करेंगे, फिर बच्चे बड़े होंगे तो उनका फ्यूचर अच्छा शहर में हो सकता है। उनकी वो सोच लेके वो शहर में आए, नासिक में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम वहाँ से निकल कर, मुझे मेरा जो दूसरा गाँव मिला वो नासिक मिला। लोगों का एक गाँव रहता है, मेरे दो गाँव है, एक है मेरा पहला शिरडी और मेरा दूसरा गाँव है नासिक। ये नासिक ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। 5th के बाद मेरा एजुकेशन यहाँ पे चालू हुआ। 5th के बाद जो एजुकेशन मेरा यहाँ पे चालू हुआ, बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल है, अच्छे स्कूल है। तो बड़े स्कूल में एडमिशन लेने के लिए फीस चाहिए, पहचान चाहिए, वो सब तो नहीं है, कुछ भी नहीं थी। तो क्या करेंगे ना, कॉर्पोरेशन के स्कूल से शुरुआत की। 6 में मैंने जो कॉर्पोरेशन के, नासिक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो भी स्कूल्स है वहाँ पे एडमिशन लिया। हमारा 6, 7, 8 वहाँ पे कंप्लीट हुआ। 10th मैंने रुमटा स्कूल करके एक स्कूल है, वहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद फिर अभी कॉलेज जाना है तो साइड बाई साइड अब ऐसा लगा कि सिर्फ सीखते रहेंगे तो कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ साइड बाई साइड अपने करना चाहिए। क्योंकि जो फैमिली है, मेरे पिताजी है, मेरी मम्मी है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपने फैमिली को आगे लेके जाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, हाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन उनको भी मेरे मन में ऐसा आने लगा कि यार इनको भी कुछ सपोर्ट करेंगे, छोटा मोटा काम अगर अपन करेंगे तो अपने फैमिली को भी सपोर्ट हो सकता है। तो राम सर, वहाँ से हुई शुरुआत मेरे धंधे की और मेरे बिजनेस की, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं 10th में था ना, तो 10th में था तो जो हम एक हमारे नासिक में एक चाल थी। पहले क्या था कि ऐसे मकान, बड़े बड़े मकान नहीं थे, छोटे छोटे से चाल ही था। लोग वहाँ से वो रूम, सिंगल रूम रेंट पे लेके रहते थे, वैसे हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे जो उसकी ओनर थी वो एक लेडी थी। उन्होंने मुझे बताया कि यार तू सुबह में तो तेरा दिन भर स्कूल रहता है तो सुबह में ये काम कर सकता है। तो मैंने पाव बेचना शुरू किया सुबह में। अच्छा, मॉर्निंग में। ओके। 1 घंटे का काम था, 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह में। जो सबको चाय लगती है, बच्चों को चाय लगती है, जो लोग सर्विस पे जाते हैं उनका ब्रेकफास्ट के लिए वो पाव भी उनके साथ में खाते थे। तो मैंने वो काम चालू किया उस टाइम। अच्छा, मुझे प्राउड फील होता है। ये बात समझो 8, 9, 10 की है। तो उस टाइम भी मुझे 20 रुपए हर दिन का प्रॉफिट मिलता था, 20 रुपए। अच्छा, हाँ, 20 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट रहता था उस दिन, जिस टाइम मैं 8th में था, 9th में था, 10th में था। वहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला कि यार इतना समय, कम समय में तुम्हारा पूरा एजुकेशन करके, पूरा बाकी सब करके अगर थोड़ा सा टाइम निकालोगे और बिजनेस में दोगे तो वहाँ से आपको अच्छा अर्निंग आ सकता है। तो ये छोटे छोटे बिजनेस मैंने वहाँ से चालू कर दिए। उसके बाद मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता था, लेकिन इंजीनियरिंग में अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो भी फीस भरना था, वो फीस के लिए डोनेशंस लगते थे, एडमिशन चार्जेस लगते थे, क्लासेस के ट्यूशन्स की फीस लगती थी। तो वो मेरे पास उस टाइम नहीं थी, मेरी फैमिलीज के पास वो नहीं थी। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया, चलो अपना आर्ट्स में जाते हैं। तो मैंने आर्ट्स ज्वाइन कर लिया, पंचवटी कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्या हो रहा है कि 10th के बाद मैं जब आर्ट्स में गया, मैं 12th में भी कॉलेज में अच्छे मार्क्स से पास हुआ। तो जब 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद अभी बोला कि यार छोटे छोटे जो अपन सुबह में जो पाव बेच रहे हैं वो तो सुबह में कर रहे हैं, लेकिन अभी कॉलेज के कितने टाइम का है, 3 घंटे का कॉलेज है, 4 घंटे का कॉलेज है, उसके बाद फ्री हो तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, मैंने छोटी मोटा जो जॉब है, कहीं पे डॉक्टर के ऑफिस है, कोई डेंटिस्ट है, उनके ऑफिस में काम करना चालू कर दिया। उसके बाद छुट्टियाँ लगती थी तो छुट्टी में पूरा दिन काम मिलता था, टाइम मिलता था काम करने के लिए। तो फिर हमने जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, वो इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे एज अ वर्कर, एज अ लेबर हेल्पर जैसा काम होता है वैसे वो काम चालू किया। क्योंकि मुझे कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मेरा मोटो था कि उसमें से मुझे कुछ अर्निंग मिले और वो अर्निंग मेरे फैमिली को सपोर्ट करे। तो वो मुझे मिल रहा था, मैं फोकस था, तो वो सब चल रहा था धीरे 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 धीरे। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हमेशा आती थी कि यार अगर मैं ऐसा काम करते रहूँगा ना तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मुझे कुछ बनना है, अगर मुझे ड्रीम्स जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं लोगों को देख रहा हूँ कि लोग कैसे, किस तरीके से उनके मकान है, किस तरीके से घर में रहते हैं, कैसे उनके पास गाड़ियाँ है, कैसे उनका ऑफिस है, कैसा उनका लिविंग स्टाइल, ये सब मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन वो मैं कर नहीं पाऊंगा। जो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, उससे मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उससे मैं क्या कर पाऊंगा, तो जो मेरी प्राइमरी नीड्स है खर्चा निकाल सकता, उतना मैं कर सकता था। तो फिर बोला अगर वो करना है तो क्या करना चाहिए। फॉर्चुनेटली मुझे एक, मेरे जो जहाँ पे हम रहते थे किराए से, उसके बाजू में एक मिस्त्री रहता था, गवंडी रहता था। ओके। हाँ, मेरे बाजू में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे ये फील्ड में किसने लाया।
ओके। तो मेरे पापा का दिन भर काम में वो रहते थे, तो उनका कुछ ज़्यादा नासिक में पहचान नहीं था। तो वो मिस्त्री को क्या बोले, हमारे जो बाजू में रहते थे, कि भैया अनिल अभी 12th कंप्लीट हुआ है, उसके पास टाइम है, तो उसको कुछ जॉब रहेगा तो देखो। तो मिस्त्री बोला है तुरंत हमारे पास जॉब है। बोले अच्छा। बोले क्या जॉब है? बोले कंपनी में चलो मेरे साथ, उसको सुपरवाइजर का काम देते हैं हम लोग। तो 12th कंप्लीट है सिर्फ, और मैं बोला सुपरवाइजर, वो भी कंपनी में काम तो करना ही नहीं है, सिर्फ सुपरविजन ही करना है ना। हाँ। अभी तो उससे पहले तो मैं हेल्पर जैसे काम कर ही रहा था। राइट। तो मैं तुरंत उसके साथ वो काम पे ऊपर गया। सातपुर एमआईडीसी में फैक्ट्री थी, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और वो मिस्त्री मुझे वहाँ पे, वो मिस्त्री एज अ मेसन करके काम करता था, गवंडी करके काम करता था। करेक्ट। और वो मुझे लेके गया वो कॉन्ट्रैक्टर के पास, ठेकेदार के पास, उनको एक सुपरवाइजर चाहिए था। तो ये Okay. मिस्त्री ने मुझे वो साइड के ऊपर सुपरवाइजर का जॉब दिला दिया। अच्छा। अभी मेरा जर्नी रियल एस्टेट का चालू हो गया, तो मुझे मालूम नहीं है कि अंदर क्या करना है, कैसा है, क्या ईट है, कुछ भी मालूम नहीं ना। मेरे घर में किसी ने वो बिजनेस किया नहीं है, मैंने मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं आ गया, साइड के ऊपर आ गया। लेकिन जो पहले काम कर रहा था उससे ये काम बेटर लगा, कि यहाँ पे मुझे फिजिकली कुछ नहीं करना था, एग्जीक्यूशन करना था, सुपरविजन करना था, लोगों से काम करवा के लेना था। लेकिन ये करते करते 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं जो साइड के ऊपर सुपरवाइजर हूँ, यानी साहब हूँ, साहब सुपरवाइजर को साहब बोलते हैं, तो वो, लेकिन ये लेबर मेरा सुनते ही नहीं है। जो कारागिर है, लेबर है, सुन नहीं रहे। अगर मैं उनको बोलता हूँ ऐसा काम करो, वो बोलते नहीं, आपको क्या समझता है, हम इतने दिनों से कर रहे साहब, आप तो अभी आए हो, क्या आप कैसे, हमको मालूम है कैसे करने का काम, आप मत हमें सिखाइए। तो ये बात मुझे ना बुरी लगने लगी यार। ओके। नाम के लिए मैं साहब हूँ, मैं इनको बोलता हूँ, साहब लेकिन वो है। हाँ, अभी तो वो मुझे सिखा रहे हैं। तो बोले कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपने को ये फील्ड में करियर करना है, यहाँ पे कुछ अच्छा करना है, तो ये काम कैसे किया जाता है ये सीखना पड़ेगा। अभी वो मेरी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा था। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढने मैंने सर्च किया, चालू किया कि अभी जो इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, उसके जो नॉलेज है वो कैसे अपने को अडॉप्ट कर सके, कैसे सीख सके। तो एक न्यूज़पेपर है, उसमें अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और उद्योग वर्धिनी, उसने एक ऐड दी थी, कुछ जो बांधकाम साइड के ऊपर जो सुपरवाइजर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन रखा था, प्रोग्राम रखा था उनको ट्रेनिंग देने। तो बोले मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ और मैं अशोका में काम भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो उद्योग वर्धिनी के संचालक है मिस्टर चांडक सर, उनके पास पहुँच गया कि सर मैं एज अ सुपरवाइजर बांधकाम के साइड पे काम करता हूँ, लेकिन मुझे ये कोर्स पे एडमिशन चाहिए। बोले यार ये तो सिर्फ अशोका के लिए है, अभी उनसे बात करना पड़ेगा। सर ने मुझे बोला, बोले सर आप बात करो, लेकिन मुझे ये कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए। हाँ, बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। बोले सर मुझे फीस में भी कंसेशन चाहिए, क्योंकि आपका फीस है शायद 500-600 रुपये फीस होगा उस टाइम का, कुछ ऐसे ही। तो वो पैसे भी नहीं थे। तो बोले ठीक है। उन्होंने, चांडक सर ने जो मेरे अंदर वो सीखने की जो चाह थी, इच्छा थी, वो देखी, और उन्होंने बोला ठीक है आपको मैं एडजस्ट करता हूँ। फिर वो कोर्स उन्होंने किया, मुझे एडमिशन दी, और मैंने साइट के ऊपर काम करना और उद्योग वर्धिनी में सीखना चालू किया, साइमल्टेनियस हो रहा है। ओके। उसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैं दिन भर साइट पे के ऊपर जो काम चल रहा है, प्रैक्टिकल भी मेरा हो रहा है और मेरा थ्योरेटिकल भी हो रहा है। आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो आपको पहले पूरा प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सीखना पड़ता है, थ्योरी होता है, 3-4 साल जाते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल मिलता है। तो फॉर्चुनेटली मुझे उद्योग वर्धिनी के कारण, अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कारण ये अपॉर्चुनिटी मिली। वो कोर्स मैंने कंप्लीट किया। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो कोर्स में मैं फर्स्ट आया, उसमें एग्ज़ाम दिए जाते थे लास्ट में। तो फर्स्ट कोर्स कंप्लीट किया। पर सर को मैं बोला सर अभी नेक्स्ट क्या? बोले और कुछ हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप एडमिशन लो। शायद महीने 2 महीने में उन्होंने और एक प्रोग्राम लॉन्च किया, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया। वहाँ पे कुछ लीगल नॉलेज के बारे में, रियल एस्टेट का ही लीगल नॉलेज था, करेक्ट। तो उसका एक कोर्स था। उस टाइम तो मैं ठीक है, कुछ मिल रहा है, अपन सीख रहे हैं, सीखने की चाहत से सीख रहे थे। लेकिन मुझे अभी ये महसूस होता है, अगर उस टाइम में वो नहीं सीखा होता तो आज मैं जो कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहा हूँ, रियल एस्टेट में जो काम कर रहा हूँ, वो मैं शायद ही नहीं कर पाता था, पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि क्या था, कोई भी बिजनेस आपको करना है तो बिजनेस का डिटेल नॉलेज, डेप्थ नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, जो भी नॉलेज उसके लिए चाहिए वो आपको चाहिए आपके पास। अगर वो आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो कोई भी बिजनेस करना इम्पॉसिबल है, ऐसे मुझे लगता है। तो फॉर्चुनेटली वो नॉलेज मुझे मिल गया था। फिर उसका इम्पैक्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इम्पैक्ट मेरे लाइफ के ऊपर तुरंत कैसे आया, क्या इम्पैक्ट हुआ? मैंने उद्योग वर्धिनी में वो कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या आया? तो मेरा पहला इम्पैक्ट ये था, जो साइट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं ना, लेबर काम कर रहे हैं ना, वो मुझे मेरा समझने लगे
कि मैं अच्छा। बोलने लगा कि नहीं इतना, ये इतने माल में इतना ही पानी डालना है, कंक्रीट में इतना ही सीमेंट डालना है, इसमें इतना ही मेटल चाहिए, क्योंकि Right. अभी यहाँ पे वो सब सीखने को मिल रहा समझ है। लिया आपने। तो अभी वो लोग भी रिस्पेक्ट करने लगे। हम्म, उसके बाद जो मेरा, जिनके पास मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी तुरंत। जो मेरी अच्छा। 700 रुपये सैलरी थी मंथ की, वो उन्होंने 1000 रुपये कर दी। ओके। हाँ, 6 महीने के बाद वापस वो 1500 रुपये कर दी। हाँ। तो ये इम्पैक्ट बहुत जरूरी था। फिर मुझे तो हम्म। अच्छा लगा यार, मैं थोड़ा सा इसमें सीखा हूँ, हम्म, लेकिन मेरा सैलरी एटलीस्ट 1 साल में डबल हो चुका है। हम्म, साल 2 साल गए राम, मैं आपको बोलता हूँ, साइड के ऊपर सीखता रहा। जहाँ जहाँ पे इंजीनियरिंग के बारे में, रियल इस्टेट के बारे में, बांधकाम फील्ड के बारे में सीखने को मिले, मैं वो सीखते रहा। पढ़ने के लिए अगर कुछ मिला, बुक्स मिले, तो मैं पढ़ना चालू कर दिया। पढ़ाई यानी बुक्स में से मिलता है वो सब किया। फिर क्या हुआ कि अभी सर्विस में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट वापस ऐसा लगा, यार अभी सर्विस भी कैसे करें। मुझे फिर वो साइड के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर है, पॉलिश वाला है, कोई सेंटरिंग वाला है, कोई गवर्नमेंट है, वो मुझे मुझसे बड़े दिखने लगे। हाँ, कि यार ये तो, मैं तो साहब हूँ लेकिन मेरे से बड़े ये है। हाँ, हाँ। मैं 1500 कमा ज्यादा रहा हूँ, कमा रहे हो। एक दिन में हफ्ते में 1500 कमा रहे। हाँ, तो यार मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, इनके जैसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगने लगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर क्या होता है लाइफ में ना, बहुत से ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग होते हैं जो हम बोलते हैं ना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम्म, हाँ, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो लोग, ऐसे कुछ लोग मुझे मेरी ज़िंदगी में आए, जिनके आने के कारण मैं मेरा लाइफ टर्न कर सके, आज ये मुकाम पे मैं पहुंच पाया। इसमें से मैं रिस्पेक्टिवली जो हमारे सूर्यकांत राहलकर सर थे, उनका नाम लेना चाहता हूँ। एने मावर सर थे, उनका नाम लेना चाहता हूँ। वो लोग मुझे उस टाइम मिले, और फॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक स्कूल में ना एक काम करने का है, वहाँ पे कुछ रिपेयरिंग का काम करना है। अभी वो रिपेयरिंग का काम करने के लिए ना, उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ रहा है। वो कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं आ रहा है कि वो छोटे बच्चों के टॉयलेट्स रिपेयर करने हैं। अच्छा, ऐसा वो ओके। काम है। अभी वो गंदा काम है थोड़ा, बच्चे Right. छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पे वो सब Hygiene, गंदा कर रहे smell, हैं, हाँ। वो सब है। तो जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे जा नहीं रहे। हाँ, अभी जिनका स्कूल है वो तो बोले नहीं यार कुछ भी करो, ये तुम करो। बोला हाँ ठीक है, कर दो, क्या बड़ी बात है, टॉयलेट रिपेयर ही करना है ना मुझे। राइट। तो मुझे थोड़ी वो ये करना है। तो फिर हमने पहले वो काम मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो काम मुझे मिला, और वो काम हमने इतनी अच्छी तरह से किया कि फिर वो जो संस्था के चेयरमैन थे राहलकर सर, उन्होंने मुझे उनके स्कूल्स के और काम देना चालू कर दिया। एक काम हुआ, दूसरा चालू हुआ, तीसरा हुआ, यानी मुझे काम मिलते गए। छोटे छोटे काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ। स्कूल में कुछ ब्लैक बोर्ड्स रहते हैं, वो ब्लॉक बोर्ड बनाना है। आपके स्कूल में वो टाइल्स रहते थे, शाहबाद फर्शी, उसके जॉइंट्स भरने रहते। ऐसे रिपेयरिंग के काम, मेंटेनेंस के काम कर रहा हूँ। साल 2 साल इसमें चले गए। हाँ, एक लाइफ अच्छा सेटल हो गया। सैलरी 1500 रुपये से ऊपर जा चुका था, यानी अभी अच्छा लग रहा है। फिर भी अभी वापस देखो, आदमी को है ना एक बढ़ने की चाहत अगर उसमें है, आगे बढ़ने की अगर चाहत सेटल नहीं होना है, तो हाँ, एक जगह पे अगर वो सेटल हो जाता है ना, तो वो आगे नहीं जाता है। तो वहाँ पे वो स्लो हो जाता है। तो मुझे ये लगा यार ठीक है, अभी ये तो अच्छा हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। अभी ना ये 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। अभी ये मैं एकदम रियल बोल रहा हूँ कि नॉर्मल नहीं यार, इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्चुनेटली स्कूल में ना उस टाइम एक नई स्कूल बिल्डिंग का काम निकला। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो 1 करोड़ रुपीस। तो 1 करोड़ रुपीस के सामने मैंने डिसाइड किया यार ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए, इसको अपन ट्राई करेंगे अभी पूरा। तो फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट का कोटेशन लिया, टेंडर पूरा स्टडी किया, उसके रेट एनालिसिस किए, जो मैंने सीखे थे। तो उसके बाद वो टेंडर मैंने फिल किया। जब टेंडर ओपन हुआ तो मेरा 2nd नंबर पे मुझे वो काम अलर्ट हुआ। फिर उन्होंने मुझे नेगोशिएशन के लिए बुलाया कि आप 2nd पे हो, वो 1st पे है, तो यानी आपको आप क्या इसमें और कर सकते हो, थोड़ा बार्गेनिंग जैसा उन्होंने किया। तो मैंने बोला सर मैंने जो रेट दिया है ये बहुत रीजनेबल है, और इसके साथ मैं आपको क्वालिटी दूंगा। अगर आपको क्वालिटी चाहिए स्कूल को, आप 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो, तो ये रेटिंग में ही मैं काम करूंगा, इसके नीचे में मैं काम नहीं करूंगा। तो वो बोले नहीं, वो जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर है वो तो 10% और कम कर रहे हैं। मैं बोला सर आप वो काम उनसे करवा लीजिए, मैं नहीं करूंगा, कि मुझे मालूम है कि अगर क्वालिटी नहीं दूंगा तो ये नहीं होगा, ये पैसा नहीं देंगे तो मैं क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा। तो काम मैंने छोड़ दिया। करोड़ रुपए का जो काम मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्वालिटी में काम करने के लिए, तो मतलब क्यों करूँ फिर ये काम, तो छोड़ दिया मैंने। तो छोड़ने के बाद वापस छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट चली रहे। अभी तक मेरा जर्नी जो है, जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, वो कॉन्ट्रैक्टर का था।
कॉन्ट्रैक्टर। Yes. अभी मैंने बिल्डर बनने का सपना नहीं देखा था। Right. हाँ, वो ड्रीम मुझे नहीं आया था अभी Right. तक। अभी कॉन्ट्रैक्टर ही हाँ. वही सोच रही है मेरी। लेकिन क्या हो रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने ऐसी कुछ बिल्डिंग बनाए नासिक में शुरू में, जब मेरा एज 21 था। मैंने उम्र के 21 में ना एक पहला बिल्डिंग बनाया मेरा खुद का। Okay. हाँ? At the age At of the age of 20. 21। Wow. हाँ? हाँ. 21 में चालू किया और हाँ. 23 में उसको खत्म भी किया। हाँ? Great. हाँ, तो अभी जो बिल्डिंग्स मैंने बनाए, जो कॉन्ट्रैक्ट से जो बिल्डिंग बनाए, वो इतनी प्यारी बन रही है, वो अच्छी बन रही है, तो लोग उसको देख रहे हैं। हाँ? जिनको खुद का मकान बनाना है, जिनका बिल्डिंग बनाना है, उनको देख रहे हैं। फिर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया, जो एरिया में मैं काम कर रहा हूँ नासिक में, रियल एस्टेट में जो काम कर रहा हूँ एज अ कॉन्ट्रैक्टर, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट के बाजू में एक प्लॉट है, एम्प्टी प्लॉट पड़ा हुआ है। वो उसकी कोई ओनर है, उनको प्लॉट डेवलपमेंट के लिए देना है। तो अभी मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन वो मार्केट में कुछ बिल्डर्स ढूंढ रहे, लोग उनको कुछ ऑफर दे रहे हैं, लेकिन उनका वो नहीं सेटिस्फाइड हो रहे। फिर जिनका काम मैं कर रहा था, तो बोले यार अनिल तू एक काम करना, तू अगर ये काम में इंटरेस्ट रहेगा तो मैं ओनर से बात करता हूँ, अगर देख तो वर्किंग करके। तो वो जो प्लॉट था राम, मैं आपको बोलता हूँ, फिर मैंने उसके ऊपर वर्किंग किया। वर्किंग करने के बाद मुझे ध्यान में आया कि ये प्लॉट का पहले पोटेंशियल क्या है, इसमें कितने फ्लैट्स बैठ रहे हैं, कितना स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऐसा वो स्टडी करके मैंने एक ऑफर वो ओनर को दे दिया, और वो ऑफर ओनर को ऐसा दे दिया कि मार्केट में उनको 2 फ्लैट मिल रहे थे, उसके अगेंस्ट मैंने उनको 4 फ्लैट दिए पहले दिन में। और मैं आपको 4 फ्लैट दे देता हूँ। ओके। हाँ, तो अभी 2 के जो मार्केट में उनको 2 फ्लैट मिल रहे हैं और मैं उनको 4 फ्लैट दे रहा हूँ। राइट। तो ऑब्वियसली आदमी वो उसी को काम अग्री तो करेगा। थोड़ा उसको रिस्क है, क्योंकि मेरा पहला ही बिल्डिंग है, लेकिन ठीक है ना, रिस्क ले लेते लोग। हाँ, तो उन्होंने रिस्क ले लिया, मुझे काम मिल गया। मेरा तो एम क्या था, मैं तो बोलता नहीं, मेरे को तो खत्म करना है काम, फास्ट खत्म करना है। तो यहाँ से चालू हुआ मेरा बिल्डरशिप का जर्नी। यहाँ से चालू हुआ, यानी मैंने एक छोटे से गांव से शुरुआत की, एजुकेशन ख़त्म किया, एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैंने काम किया। एज अ कॉन्ट्रैक्टर करने के बाद एज अ बिल्डर मैंने काम सोचना चालू किया, और मैंने 2003 में मेरा पहला बिल्डिंग नासिक में चालू किया, जिसमें 14 फ्लैट्स थे और 2 शॉप थे। और वो बिल्डिंग मैंने 2 साल में कंप्लीट किया। आज तक मेरी कंपनी ने अभी कम से कम 50+ प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर किए नासिक में। तो ये है मेरा जर्नी, जो मैं स्टार्ट से आज तक ये काम कर रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। ये सेक्टर में मैं आया, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये मैं मानता हूँ कि ये सेक्टर ने मुझे काम करने की अपॉर्चुनिटी दी, और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ग्रेट, वाह सर, अमेजिंग जर्नी। मतलब एक पर डे 20 रुपये प्रॉफिट से लेके आज आप एक 2 साल में एक बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना, ये काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है। एंड एट द एज ऑफ 23 एक सो बहुत, आई थिंक ये दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। सो अभी सर आपका विल अगेन कंटिन्यू विद योर जर्नी, एंड देन फिर हम थोड़ा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आएंगे। सो अभी आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, जो मुझे अभी पता चला कि 200 करोड़ का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, एंड 200 फ्लैट्स का से ज़्यादा बड़ा स्कीम है। तो एक छोटे एक सिंगल प्रोजेक्ट से लेके यहाँ तक का एक बड़े तो 200+ फ्लैट्स का जो जर्नी है, क्या क्या कैसे ग्रो किया, कैसे आपने बड़े बड़े क्लाइंट्स एक्वायर किए, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाए, ट्रस्ट गेन किया, ये पूरा आप थोड़ा जर्नी बताइए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि कैसे आपने ये किया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या होता है कि जब मैंने पहला बिल्डिंग चालू किया ना, जब मैं पहला बिल्डिंग कर रहा हूँ, मेरे आजू बाजू में कुछ बिल्डर काम कर रहे हैं मेरे पास, मैं भी वहाँ पे ऑफिस डाल के बैठा हूँ साइड के ऊपर ही। तो फिर जो कस्टमर मेरे पास आ रहा है ना फ्लैट लेने के लिए, वो उनको हम कुछ ब्रोशर दिखाते हैं कि मैं ऐसा बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, इसका ये एलिवेशन ऐसा रहेगा। तो कस्टमर बोलता था, अरे ये दिखाने का है, करते नहीं है बिल्डर लोग। बिल्डर लोग सिर्फ दिखाते, करते नहीं है ऐसा कुछ। तो ये हर कोई रिपीट कर रहा है, हर कोई कस्टमर आके रिपीट कर रहा है। तो बोला ऐसा क्यों होता है? तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ, बिल्डर लोग कुछ दिखाते और थे, बनाते और थे, वो सब वो मैनेज हो गया। क्या होता है, अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छा सोचते हो, तो वो बोलते हैं ना, कस्टमर भी ट्रस्ट करता है, पीछे लग जाती है आपको सक्सेस करने के लिए। तो मुझे वो फील हुआ। अभी फिर वो प्रोजेक्ट के बाद मुझे ये पक्का मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अगर कस्टमर को क्वालिटी देते हैं, तो ये बिजनेस में 100% अच्छे लेवल से कर पाता हूँ। तो मैंने क्वालिटी, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, ये मेरे कंपनी के टैगलाइन बना दिया। कि क्वालिटी 100% देनी है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो कभी ब्रेक नहीं होने देना है, और जो कमिटमेंट है, जो बिल्डर की कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट मैं जो कर रहा हूँ
वो कभी फॉल्स नहीं होने देनी है, वो कभी फेल नहीं होने देनी है। ये 3 चीज़ें मैंने वहाँ से चालू की और वो 3 Okay. चीज़ें मैं आज तक कर रहा हूँ। उस टाइम मैंने 14 फ्लैट्स का शुरुआत की थी। आज मैं जो नासिक में जो द बेस्ट मेरा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 100 जो टोटल यूनिट्स है वो करीब 200 यूनिट्स है। वो 2.5 लाख स्क्वायर फीट का मेरा एक प्रोजेक्ट है अभी। वो 2.5 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट मैंने डिसाइड किया था इसको मैं 2 साल में कंप्लीट करूँगा। राम, वो प्रोजेक्ट मैंने 2 साल में कंप्लीट किया। Wow. एंड अभी और जो अभी इसके बाद क्या है, अभी वो 200 यूनिट्स का एक प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया। हाँ. उसके बाद मैंने अभी पूरा और एक नया प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। वो भी सेम है लेकिन उसका जो एरिया है उससे डबल है। अच्छा. अभी वो 2.5 लाख था तो ये 3.5-4 लाख से भी बड़ा है स्क्वायर फीट वाइज। Wow. तो वो प्रोजेक्ट मैं भी नासिक यानी जो नासिकाइट्स है जो मेरे कस्टमर्स है उनके लिए लेके आ रहा हूँ। Right. So सर, इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाना एक बात है एंड उसको बेचना भी एक दूसरी बात है। तो इतने सारे अभी जितने मैं कुछ बिल्डर से और भी बात करता हूँ, बहुत से बिल्डर स्ट्रगल भी करते हैं माल बेचने में। तो एक आप थोड़ा बताइए कि आप ये सक्सेसफुल कैसे करवाते हो प्रोजेक्ट? 100% ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सोचने वाली बात है कि बनाना बहुत आसान है, बेचना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेचना मुश्किल किन के लिए है? जो बनाते वक्त ध्यान नहीं देते। ओके. हाँ, जो बनाते वक्त ध्यान देते तो उनका माल यानी उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फ्लैट्स, उनकी शॉप्स, उनके हाउसेस, बंगलोज वो बिकते फास्ट क्योंकि वो ध्यान दे रहे कि समझो अगर मैंने क्या किया था कि समझो मैं जो एरिया में काम कर रहा हूँ वो एरिया का रिक्वायरमेंट क्या है, वो एरिया से लोग कहाँ से आते हैं, उनका अर्निंग क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से अगर मैं काम करूँगा, उनके हिसाब से मैं अगर डिज़ाइन करूँगा, प्रोडक्ट करूँगा तो बिकता है। अगर वो एरिया में 1 बेडरूम का रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे मैं अगर 2 बेडरूम और 3 बेडरूम बनाऊंगा तो अब मैं कितना भी अच्छा बनाऊंगा ना वो बिकेगा नहीं। और ये हुआ एक रिक्वायरमेंट क्या है वो अगर आपको पहचानने में आई तो आपका माल बिकता है। दूसरी बात क्या होता है कि कस्टमर हर किसी को जो मैं काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, अभी मेरा मकान बनाना काम है, घर बनाना काम है। घर हर एक आदमी का ड्रीम होता है, करेक्ट। मेरा बजट भले ही कम हो लेकिन फिर भी वो आदमी को ऐसा लगता है कि मुझे घर बेस्ट होना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए। समझो 25 लाख वाला आदमी भी वही सोचेगा, 50 लाख वाला आदमी वही सोचेगा और 5 करोड़ रुपए वाला आदमी भी वही सोचेगा कि मुझे अच्छा घर मिलना चाहिए मेरे बजट में। तो उसका बजट उसके हिसाब से अच्छा होता है, मार्केट में उससे प्राइजेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि उसको अगर अपन जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने घर में उसको अगर अपन उसका रिजल्ट दे यानी क्वालिटी अगर उसको देते हैं तो क्या होता है वही लोग तुम्हारे आगे जाके वेल विशर बन जाते हैं, वही तुम्हारा एडवर्टाइज करते हैं, वही तुम्हारी कंपनी की माउथ पब्लिसिटी करते हैं। और मेरे साथ यही हुआ। एक कस्टमर ने फ्लैट लिया, उसने उसको अच्छा लगा, उसको पसंद आया, फिर उसके पास उसके दोस्त आए, उसके रिलेटिव्स आए, फिर उन्होंने भी फ्लैट लिया। जब मेरा दूसरा प्रोजेक्ट किया और अरे मेरे को फ्लैट लेना है तो बोलते हैं हाँ अरे हमारा बिल्डर बहुत अच्छा है उसके पास ले लो। फिर ये जो लिंक है ये लिंक चालू हो गई 2001 से। मैं बोलता हूँ वो आज तक कंटिन्यू है। आपको यकीन नहीं होगा 2001 से मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे एज अ कस्टमर, उनके पास अगर कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आती है उनके फैमिली में, उनके दोस्तों में, उनके रिलेटिव्स ने, वो 100% अनिल लायर परफेक्ट बिल्डकॉन को पहले पूछते हैं कि सर आपके पास ये एरिया में कुछ है क्या। और यही माल बिक जाता है। आपने इसीलिए नाम भी परफेक्ट ही रखा है। कि सोच वही थी कि जो भी करूँगा परफेक्ट करूँगा। और उसके अलावा यानी कुछ करना ही नहीं है, काम अगर परफेक्ट करेंगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। सर अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में जिनको भी आना है, बहुत से लोग जो ऑडियंस है तो वो उनको इस लाइन में आना है रियल एस्टेट लाइन में, बट अभी इसमें शुरुआत में बहुत सारे ऑप्शंस उनको दिखते हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, सेमी रेसिडेंशियल, सेमी कमर्शियल प्रोजेक्ट है, रो हाउस प्रोजेक्ट है। तो ऐसे क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस होते हैं एक रियल एस्टेट लाइन में, एंड सबके प्रोज एंड कॉन्स अगर आप एक शॉर्ट में बता सको। ये तो जिनको आना है उनके लिए तो मैं वेलकम करता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ कि इसके लिए कि ये बहुत अच्छा फील्ड है और ये इतना वास्ट है कि इतना बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। तो इसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको इनमें आना है। अभी आना सब चाहते हैं लेकिन सबको मेहनत करनी है। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, जिनको शॉर्टकट चाहिए, जिनको मेहनत नहीं करनी तो वो रुक जाएगा, फंस जाएगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर आपको सीरियसली ये धंधा करना है, रियल एस्टेट पे आना है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। रियल एस्टेट में आप क्या क्या कर सकते हो? आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर सकते हो, आप हाउसिंग में काम कर सकते हो, आप कमर्शियल में काम कर सकते हो, आप वेयर हाउसिंग है उसमें काम कर सकते हो। ऐसा अलग अलग सेक्टर्स है।
हाँ, हम्म, तो अगर मैं जो सेक्टर में काम करूँ, मैंने एक ही सेक्टर फोकस किया। Yes. मैंने हाउसिंग, रेसिडेंशियल, कमर्शियल ये सेक्टर फोकस किया। right. मैं कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में गया नहीं, हम्म, कभी मैंने कोई उसके बाद कॉन्ट्रैक्टरशिप मैंने की नहीं, जो मैंने स्टार्ट में की थी उसके बाद मैंने की नहीं। नहीं, हाँ, हाँ, तो फोकस्ड होना चाहिए। कोई भी फील्ड आप चूज करो, yes, yes, वो फोकस्ड करो। वो फोकस हाँ, करने के बाद वो फील्ड का डिटेल नॉलेज लो। हम्म, वो डिटेल नॉलेज लेने के बाद आप अगर बिजनेस चालू करते हो और अगर आप में पेशेंस है, आपको पहले शुरुआती में मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका टारगेट पहले पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। right, आपका टारगेट पहले होना चाहिए कि आपको खुद को और आपके खुद के बिजनेस को सेट करना होना चाहिए। right. अगर आप वो टारगेट रखते हो, हाँ, पैसा मैं आपको बोलता हूँ, पैसा मत रखो पैसा कमाने का टारगेट, लेकिन पैसा इतना मिलेगा आपको कि आपको परेशान हो जाओगे, इतना पैसा कैसे मिलेगा। मैनेज करें? हाँ, हाँ, तो क्यों Right. बिजनेस ऐसा, तुम जितना हाँ. काम करने वाले हो उतना पैसा मिलने वाला है। Right. जितना बढ़ाओगे आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। हम्म, सिर्फ और सिर्फ पहले आपको पेशेंस रखना है। हम्म, क्या पेशेंस रखना है कि जो समझो आपने किसी से बुकिंग, हम समझो आप रियल एस्टेट में आ गए, आपने एक 100 फ्लैट का बिल्डिंग चालू कर दिया, yes. लोग आ रहे हैं बुकिंग का पैसा लेके आपके पास जमा कर रहे हैं। हम्म, तो जो जमा किया हुआ पैसा है ना, वो किसने आपको मकान बनाने के लिए दिया है, right. वो आपको खर्चा करने के लिए नहीं दिया है, आपको Correct. इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं दिया है। हम्म, पहला वो आप कंप्लीट करो, हम्म, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, और उसके बाद उसमें से जो इन्वेस्टमेंट बच रही है, Oh, जो आपका प्रॉफिट है, हम्म, वो हम्म, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करो। Right. अगर आप ये करोगे हम्म, तो मुझे लगता है कि इनको Correct. अच्छा सक्सेस भी मिलेगा, और ये Yes. बहुत कम टाइम में ये लोग सेट हो पाएंगे यहाँ। Right. वही है, ओवर ट्रेडिंग कुछ लोग करने जाते हैं एंड देन मल्टीपल इसमें फंस जाते हैं, देन इवेंचुअली वो सेटबैक मिलता है। अभी आपने जैसे बताया कि आपने एक स्ट्रीम पकड़ा है हाउसिंग का, हाउसिंग में रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों आ गए। अभी उसमें भी सब कैटेगरीज है, लग्जरी प्रोजेक्ट्स है, फिर उसमें अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स है, 2 BHK 4 BHK। तो आपने कौन से सेगमेंट में काम किया है एंड आपने कैसे डाइवर्सिफिकेशन किया? पहले से मुझे ना कोई एक ही चीज़ बार बार करना मुझे पसंद नहीं है। Okay. मैंने कोई भी बिल्डिंग रिपीटेड नहीं की, लोगों को अच्छी लगी लेकिन उसका मैंने रिपीटेशन नहीं किया। यानी अच्छा। एलिवेशन का रिपीटेशन नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन का रिपीटेशन नहीं है, एमिनिटीज का रिपीटेशन नहीं। हर बार में कुछ ना कुछ अलग हम लोग इनोवेशन लेके, आइडियाज़ लेके वो बिल्डिंग में डालते हैं और वो नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने एजुकेशन में काम किया, मैंने कुछ मंदिरों का भी निर्माण किया है, जो भी Okay. मेरे हाथ से हुआ है। उसके बाद मैंने कमर्शियल्स किया, रेसिडेंशियल्स किया। तो ज़्यादा पोटेंशियल के पीछे भागने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, हाँ, तो वो अगर आपने जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है ना वो आप करो। अगर मुझे रेसिडेंशियल कमर्शियल अच्छा लग रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि ये कंपनी सिर्फ अफोर्डेबल सेगमेंट में काम कर रही है, ये कंपनी सिर्फ कमर्शियल में ही काम कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो आपके पास आती नहीं है। तो मैंने अफोर्डेबल में मैं काम कर रहा हूँ, मैं लग्जरी में भी काम कर रहा हूँ, मैं मिड सेगमेंट में भी काम कर रहा हूँ, मैं हाँ, तो ये तीनों सेगमेंट में जैसे जैसे वहाँ पे मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो मैं प्रोजेक्ट हाथ में ले लेता हूँ और उसको मैं ख़त्म करता हूँ। यानी कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं, ऐसा अपने ऊपर स्टैंप नहीं होना चाहिए कि आप अफोर्डेबल काम करने वाले हो, आप लग्जरी नहीं कर पाते हो। तो मैंने अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मेरे पास अभी जो प्रोडक्ट है एकदम प्रीमियम प्रोजेक्ट भी मैं बेच रहा हूँ जिसका वैल्यू मोर देन 5 करोड़ है, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 5 करोड़ तक वैल्यू है। और मैं ऐसा प्रोजेक्ट भी बेच रहा हूँ जिसका वैल्यू 25 लाख है, 30 लाख है, 35 लाख है। ये सब प्रोडक्ट मेरे पास, दोनों कस्टमर हैप्पी है। ओके। एंड इसमें आप मतलब कैटेगराइज कैसे करते हो, लाइक एरिया वाइज कैटेगराइज करते हो? आपने जैसे बताया कि कुछ कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन समझते हो, या आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटाबेस है, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कैसे आप पे प्रोजेक्ट्स डिसाइड करते हो? नहीं, हम तो पहले अभी क्या कर रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई एरिया में मुझे कुछ प्रोजेक्ट आता है तो पहले हम लोग उसका सर्वे कर लेते पूरा कि वो एरिया में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या साइज के प्रोजेक्ट है, कितने फ्लैट्स है, कितने बिके हैं, कितने अनसोल्ड है, कितने सोल्ड है, कौन सी इन्वेंट्री ज़्यादा बिक रही है, कौन सी इन्वेंट्री बिक नहीं रही है। ये सब हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट स्टडी। ये स्टडी करने के बाद फिर वो एरिया का डिमांड अपने को समझ में आता है कि एरिया में डिमांड क्या है। तो फिर उसके हिसाब से हम लोग हमारा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। तो फिर क्या होता है कि माल बिकता है, फास्ट बिकता है। तो ये स्ट्रैटेजी मेरा है कि मैं कोई भी एरिया में अगर काम करूंगा, कोई भी प्रोजेक्ट में काम करूंगा, तो एरिया का मैं पहले पूरा मार्केट स्टडी करूंगा और वो स्टडी रिसर्च होने के बाद ही मेरा मैं डिजाइन फाइनल करूंगा। ये मेरा आज का काम करने का तरीका है।
जैसे आपने बताया कि शुरुआत में आपको एक मिस्त्री को मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा था, वो आपका सांप बनना था। तो अभी अगर आपको बिल्डर लाइन में आना है, आप छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल के प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इसमें भी ऑफ कोर्स नेचुरली अलग अलग चैलेंजेस आते होंगे। इट कुड बी मटेरियल मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अलग अलग टाइप के चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, या टाइम लाइन स्केड्यूल मैच नहीं हो रहा है, रेरा के भी कुछ चीज़ें हो सकती है। तो क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये थोड़ा सा आप गाइड कीजिए। ये तो दो चीज़ है यहाँ पे। मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ सिर्फ चैलेंज नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी है। ओके। चैलेंज भी आता है, चैलेंज भी मिलता है और अपॉर्चुनिटीज भी आती है। हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया है, हर दिन कुछ ना कुछ नया है। तुमको अलर्ट रहना है, तुमको उसके साथ रहना है। कि ऐसा नहीं है कि अभी मैंने 10 बिल्डिंग बना दिया, 50 बिल्डिंग बना दिया तो मुझे अभी कुछ अड़चन आने वाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरा थोड़ा भी अगर मैं उस प्रोजेक्ट को फोकस नहीं करूँगा, अगर उसके ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं करूँगा, तो मैं वापस बैक सेटबैक के ऊपर जा सकता हूँ। तो ये कंटिन्यूस वाला काम है। आपको हमेशा जैसा घड़ी का जो घूमते रहता है 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, उसका काम वैसा ही, अपना ये भी काम वैसा ही है। आपको हमेशा 100% वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, हर दिन करना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा वो डिलीवर करना है उसके हिसाब से। अभी चैलेंजेस ये होते हैं कि जैसा छोटा काम है तो उस टाइम आप खुद सब देख सकते हो, आप अकेले हैं तो आप देख सकते हो। करेक्ट। लेकिन जैसे जैसे आपका काम बढ़ जाता है तो आपको ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर एक चीज़ खुद देखो। तो आपको एक अच्छी टीम बनानी आनी चाहिए, आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए जो आपके बाद आपकी बैकबोन हो। हाँ, जो आपका आइडिया, आपकी जो आइडियाज़ है, आपकी जो कंसेप्ट है, जो थॉट्स है, उसको आगे लेके जाए, इसके लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए। तो सेम मैंने वैसे ही किया। पहले तो मैं खुद ही साइड के ऊपर सुपरवाइजर हूँ, इंजीनियर हूँ, ओनर हूँ, वॉचमैन का भी काम हम लोग पानी मारते थे। वॉचमैन गाँव को गया तो हम ही पानी मारते थे बांधकाम को, ये सब करते थे। क्योंकि उस टाइम वो एक ही काम करते थे। अभी क्या हो रहा है कि अभी फिर मैंने कुछ अच्छे इंजीनियर्स हमारे पास होने चाहिए, कुछ तुम्हारे पास लीगल की टीम होनी चाहिए, अच्छे आर्किटेक्ट्स होने चाहिए। अब ये सब मेरे पास इन हाउस है। करेक्ट। तो लीगल का अगर मुझे कुछ काम चाहिए तो मेरे पास अभी मेरे सीनियर कंसल्टेंट भी है, लेकिन मेरे पास लीगल वाला एक एडवोकेट ऐसा कि जो पर मेरे पास पेरोल पे काम करता है। तो मेरा डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो जाता है, और मैं खुद एकदम हर एक चीज़ नहीं कर पाता हूँ, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो टीम अच्छी होनी चाहिए। टीम अगर आपके पास अच्छी है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। ग्रेट। सो अभी सर आपने चैलेंजेस एंड कैसे एग्जीक्यूशन करना है उसके बारे में बताया, आई थिंक इट्स वेरी ट्रू कि टीम बहुत बड़ा बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड उसके हिसाब से आपने वो क्वालिटीज़ भी है, टीम को मैनेज करना, वो सब भी इम्पोर्टेंट है। सर अभी आपका एक मार्केटिंग कैंपेन के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने एक ही दिन एक प्रोजेक्ट पे 20 से 25 हज़ार लोगों को अपने वहाँ पे आए थे, एंड विद इन फ्यू डेज आपने 120 फ्लैट्स बुक किए। तो एक ओवरऑल कैंपेन का स्ट्रैटेजी, कैसे इतने लोग आए, कैसे अट्रैक्ट करें, ये थोड़ा सा बताइए। ये तो सही है कि जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था लास्ट ईयर में, तो उसमें लॉन्चिंग पे ही मैंने 120 फ्लैट वहाँ पे बेचे थे। और उसको जो रिस्पांस नासिक से मिला था, नासिक से बाहर से जो लोग हैं, यानी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि नासिक से नहीं, नासिक इंडिया से बाहर से भी लोग आए थे। वो लॉन्चिंग में जर्मनी से लोगों ने फ्लैट बुक किया, जो जर्मनी में रह रहे, कोई दुबई से था, कोई लंदन से थे। ऐसे लोगों ने सिर्फ मेरा लॉन्चिंग का कैंपेन देखकर, वो वहाँ पे है, लॉन्चिंग यहाँ पे चल रहा है, वहाँ से उन्होंने बुकिंग किया। तो चीज़ ये होती है कि अगर कुछ भी आप बना रहे हो, अगर आपका डिज़ाइन सही है, आपका प्राइस टैग अगर सही है, आप अगर अच्छे लोकेशन पे हो, और ये करते, अगर ये सब करने के बाद आप वो सब बायर के साथ अगर जुड़ सकते हो, उनके तक आपका प्रोजेक्ट अगर पहुंच सकता है, वो उसका मीडिया कुछ भी हो, समझो आप होर्डिंग्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, वापस आपके पास रेडियोज़ है, एफएम्स है, उसके ऊपर अगर उनके पास जिनके पास आप पहुंचना चाहते हो, अगर आपका प्रोजेक्ट वहाँ उनके तक पहुंच गया, तो फिर वो प्रोजेक्ट के लिए जो बायर्स है, उनमें से कुछ लोगों को आपको फ्लैट बेचने, सबको नहीं देने। मेरे वो प्रोजेक्ट का तो हमको हैरान कर दिया था, करीब 25,000 लोगों ने विजिट किया हुआ है। विजिट किया है फिजिकली, वो वहाँ पे आके प्रोजेक्ट देखे गए हैं। काफ़ी लोगों को प्रोजेक्ट अच्छा लगा, जिनको अच्छा लगा उन्होंने बुकिंग किया, जिनको रिक्वायरमेंट उसमें नहीं बैठी उन्होंने हमारे पास कुछ फॉर्म्स है वो भर के दिए। अगर ये एरिया में प्रोजेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे हम आपके पास प्रॉपर्टी लेंगे। तो अच्छा रीच होना चाहिए, लोगों तक आपका प्रोजेक्ट पहुँचना चाहिए। और अगर सब चीज़ें मैच हो गई, हाँ, टाइम, वक्त, पैसा, हाँ,
प्लानिंग, हिसाब, ये सब अगर मैच हो गया तो उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। सर अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, कुछ प्राइवेट बॉडीज़ होती है जो रोल प्ले करती है। जैसे गवर्नमेंट में महारेरा है जो अभी कुछ रेगुलेशंस आए, देन क्रेडाई, नरेडको जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे बिल्डर सब आके एक वॉइस प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं। तो ये सब बॉडीज़ का रोल क्या है? एंड आपने भी अभी आप क्रेडाई के महाराष्ट्र लेवल पे आप पहुंच चुके हो, वो वहाँ पे कुछ आपका पोजीशंस है। अभी मैं नासिक के लिए जॉइंट सेक्रेटरी करके काम जॉइंट कर रहा हूँ, सेक्रेटरी और महाराष्ट्र में जो भी हमारी ट्रेनिंग कमेटी है उसका मैं कन्वीनर करके काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। ये बॉडीज का रोल क्या होता है? एंड महारेरा, क्रेडाई, नरेडको, इन बॉडीज का रोल क्या होता है? कैसे हेल्प करते हैं बिल्डर को, ये थोड़ा सा बताइए। ये तो पहले तो मैं आपको क्रेडाई के बारे में बोलना चाहता हूँ कि क्रेडाई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्रेडाई का जो बर्थ प्लेस है वो नासिक है। और हमारा जो भी नासिक के मेंबर है, कम से कम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की 500+ मेंबर है, और हम मेंबर्स के लिए काम करते हैं। मेंबर्स के जो प्रॉब्लम्स है, उनको कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, हाँ, तो उनके लिए हम लोग एज अ हेल्प उनको उनके लिए सपोर्ट के रोल में काम करते हैं, जो हमारा बॉडी रहता है। तो और दूसरा काम ये होता है कि समझो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ नए नए रूल्स आते हैं, कुछ जीआरस आते हैं, वो हर एक जीआर हर एक आदमी तक पहुंचता नहीं है। तो हमारे मेंबर को एजुकेट करना, हाँ, उस उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, कौन सा नया लॉ आ रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या होने वाले, उसकी फ़ायदा क्या है, उसका तोटा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब हम हमारे मेंबर्स को ये एसोसिएशन के थ्रू एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है। तो ये फ़ायदा, अगर आप मेंबर हो तो आपको लेटेस्ट अपडेटेड जो नॉलेज है वो आपके पास रहेगा। अगर आप हो तो उसका बेनिफिट हमारे उसको जो बिजनेस करेगा उसमें होता है। सर अभी अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, टुवर्ड्स एंड आई वुड आस्क यू, सर एक कोई भी बिल्डर इस जिसको भी आना है ये लाइन में, अभी फिलहाल रियल एस्टेट के प्राइसेस थोड़े हाई है, सो कुछ लोग डेवलपमेंट एग्रीमेंट के साथ आते हैं, कुछ अलग अलग वेज आउट है। तो इस ये क्या क्या वेज से आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में, ये थोड़ा सा बताएं। बड़ी अच्छी बात है कि देखो, आने के लिए आपके पास है ना 2-3 चीज़ें है कि होनी चाहिए। आपके पास खुद का प्लॉट है, आप आ सकते हो। आपके पास खुद का लैंड है, खेती है, उसको आप ज़ोन कन्वर्ट करके उसको भी आप बिल्डरशिप कर सकते हो। उसके बाद समझो आपके पास ये दोनों भी नहीं है। आपके पास अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, उसके पास प्लॉट है, तो आप उसको जॉइंट वेंचर कर सकते हो। दोनों लोग आके, एक किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास बनाने का एक्सपीरियंस है, ये दोनों आके एक जॉइंट वेंचर से भी आप काम कर सकते हो। और एक दूसरा एक फॉर्म जो अपने यहाँ पे ज़्यादा फेमस है वो है कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट है। आपका प्लॉट है, आप कोई डेवलपर है, वो उसको लेता है बनाने के लिए, कुछ उनका परसेंटेज का रेशो रहता है, वो रेशो अगर कर दिया तो उनको प्लॉट लेना नहीं पड़ता है, वो डेवलपमेंट पे मिल जाता है। तो ऐसे 3-4 टाइप से हम ये काम कर सकते हैं। सर अभी आपने इतना अचीव किया है, बट आप किसी को तो रोल मॉडल आप ज़रूर मानते हो कि जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली, कुछ और बड़ा करने का सोचते हो, तो आप किसको रोल मॉडल? पहले तो मेरे रोल मॉडल जो है वो मेरे मम्मी पापा है, जो मेरे लिए शुरू से वो ही है। उसके बाद मैं जो रियल एस्टेट में जिनको रोल मॉडल मानता हूँ वो है सतीश दादा मगर, जो मगरपट्टा सिटी के जो भी चेयरमैन हैं, उनको मैं मानता हूँ, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। वो मेरे सेकेंड रोल मॉडल है ये धंधे में, ये लाइन में, ये बिजनेस में। सो सर आप अगर मगर सर का आप मोटिवेशन रखते हो तो ज़रूर आपका ड्रीम भी बड़े लेवल का होगा, आपका पर्सनल नेक्स्ट प्लान भी बड़े लेवल का होगा। 100% उन्होंने जो अचीव किया है, मैं 100% चाहता हूँ कि उससे वही लाइन के ऊपर मैं नासिक में ऐसा प्रोजेक्ट कर पाऊँ। ऐसा एक प्रोजेक्ट करूँगा कि जो मगरपट्टा सिटीज़, ऐसा ही प्रोजेक्ट नासिक में रहेगा। जो जो फैसिलिटीज़ उन्होंने वहाँ पे दी है, उनके जो कस्टमर है, मगरपट्टा में अगर कोई फ्लैट लेता है तो लोगों का एक ट्रस्ट उनके ऊपर है। तो वो ट्रस्ट और वो सुकून मैं मेरे कस्टमर्स को, जो मेरे पास होम बायर्स बढ़ेंगे फ्यूचर में, उनको मैं नासिक में ऐसा एक प्रोजेक्ट दूंगा कि द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ महाराष्ट्र का होगा वो। यानी मैं ऐसी चीज़ बनाऊंगा कि वो उससे अब तक किसी ने नहीं बनाई होगी। ऐसा मैं कुछ अलग करने का मेरा सोच है। सर मैं आपका मकान तो लेना चाहूँगा आपके यहाँ, बट शेयर्स भी लेना चाहता हूँ। तो आप जब अगर आप आईपीओ आप निकालो, सो दैट आप ये बड़ा विजन भी आप और अचीव कर पाओ, सो वो तो मैं ज़रूर आपके 100% लिए अगर ये करना है तो अपने को हाँ। आईपीओ में जाना ही पड़ेगा। मेरे भी कंपनी का वो प्लानिंग है, हम स्टेप बाय स्टेप वो उसके तरफ जा रहे हैं। शॉर्टली बहुत कम समय में आपको, जैसे मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी मैंने आपको बोला, अगर वो मैं लॉन्च करूँगा, वो लॉन्च करने से पहले मेरे कंपनी का आईपीओ होगा। सर आप अभी जो बता रहे थे कि आप
हाउसिंग में अलग अलग सेगमेंट में काम करते हो, लग्जरी, रेसिडेंशियल में लग्जरी, अफोर्डेबल, तो सर एग्जैक्टली लग्जरी सेगमेंट क्या होता है ये बता। लग्जरी सेगमेंट है ना, हर एक के लिए कोई भी मकान लग्जरी होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लग्जरी किसे बोला जाता है कि अगर आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरे पास बायर्स हो, तो आपके दिमाग में, आपके ड्रीम्स में क्या मकान है, आपको कैसा घर चाहिए। आपको वो घर में जाने के बाद वो फीलिंग जो आती है ना, वो एक पर्सनल फीलिंग आनी चाहिए, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए, एक प्राइवेसी वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए ना क्या होना चाहिए कि थोड़ा जो बायर्स है उसको थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए। मैं कंपल्शन करूँगा नहीं, मैं यही टाइल्स देता हूँ, मैं यही फिटिंग्स यूज़ करता हूँ, ये करूँगा, तो वो उसमें क्या हो जाता है, उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि मैं जो दूंगा उसी को वो लेना है। मैंने फ्री हैंड दिया था कस्टमर को, मैं फॉर्म रखता हूँ सामने, ये मेरा लग्जरी प्रोजेक्ट है, आपको क्या चाहिए, इसमें आपको क्या चाहिए। फिर कस्टमर वो फॉर्म भर के देता है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर मैं वो फॉर्म में दूसरा फॉर्म उसके ऊपर रखता हूँ कि अब तुम्हें ये चाहिए, लेकिन मैं तो ये दे रहा हूँ। या मैंने ये प्रोजेक्ट ऐसा ट्राई किया कि लोगों को मैंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो लोगों ने मुझे बोला हमको ये टाइल चाहिए, हमको ये पीसीपी फिटिंग चाहिए, हमको ये कलर करके चाहिए, ये डोर चाहिए। और जब मैंने उनको बताया कि मैं आपको ये देने वाला हूँ राम, वो बोले ठीक है, जो मैंने बोला वो नहीं चाहिए, जो आप कर रहे हो ना वही दे दीजिए। क्योंकि हमने सोचा ही ऐसा था कि इनको ऐसा कुछ देंगे कि वो सोचेंगे भी नहीं। उसके तो अबाउ हाँ, अब वो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। फिर उसको फीलिंग आती है कि यार मुझे पूछा कि आपको कैसा चाहिए, आपका बाथरूम कैसा चाहिए, आपका मास्टर रूम कैसा चाहिए, आपका लिविंग रूम कैसा चाहिए। हाँ, ये अगर आप किसी को पूछते हो और उसके बाद उसको बना के दे दो। देखो रोल्स रॉयस क्या करता है, बेंटली क्या करता है, वो फरारी क्या आपको पर्सनलाइज कस्टमाइज करके देता है। कोई डिज़ाइन उनके पास नहीं है कि ये मेरा डिज़ाइन है और मैं यही दूंगा, नहीं। आप मेरे बायर हो, आप अगर मेरे लिए पे कर रहे हो, उसकी चार्ज दे रहे हो, प्रीमियम में तो चार्ज मिलता है वो, फिर उनको उनके हिसाब से अगर आप सर्विस दोगे, उनके हिसाब से आप कस्टमाइज करके दोगे, तो वो होता है प्रीमियम। सर अभी लास्ट क्वेश्चन, किसी ने ये लाइन में क्यों आना चाहिए? किसी ने नहीं, मुझे लगता है जिनको जिनको बिजनेस करना है, तो वो एक हर एक आदमी ने पहले तो रिलेशनशिप में उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का वो अगर कर पाता है, उसको अच्छा लगता है, उसने आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कि यहाँ पे ये जो डिमांड है ना, ये धंधे की, ये रियल एस्टेट की, ये बढ़ने वाली है, ख़त्म होने वाली नहीं है। अपना दिन ब दिन पॉपुलेशन दुनिया का बढ़ने वाला है, लेकिन सप्लाई है। सप्लाई क्या है? सप्लाई मकान का सप्लाई, दुकान का सप्लाई, उसके बाद शॉप्स ऑफिसेस का सप्लाई, वो कम होने वाला है। वो कम क्यों होने वाला है कि तुम्हारे पास लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड उतना ही है। हाँ, तो आपको हर एक को घर चाहिए और लैंड खत्म हो रहा है। तो जैसे डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होगा, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो और ये हमेशा ये सर्कल चालू रहने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें सेटल होना, इसका थोड़ा स्टडी अगर करके आप काम करोगे, तो इसमें बहुत अच्छा सक्सेस आपको मिल सकता है। आपको एक ना एक आनंद मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलता है। अगर आप अच्छा किसी को घर दे पाते हो, तो आप खुद भी एक हैप्पीली लाइफ जी सकते हो, और सोसाइटी से आपको फिर अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। आप कहीं पे जाते हो तो लोग बोलते हैं हाँ, इन्होंने मुझे घर लिया है, इनके पास मैंने घर लिया है, अच्छा घर मिला है। वो जो फीलिंग्स है, वो जो रिटर्न आती है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिनको जिनको अगर कुछ बिजनेस करना है, अगर वो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, तो उन्होंने हाउसिंग में आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक आप बहुत अच्छा लगा आज के पॉडकास्ट से। आई एम श्योर कि लोग आपकी जर्नी से तो इंस्पायर होंगे ही, बट एक उनको भी जहाँ पे उनको क्वेश्चन था कि इस इंडस्ट्री में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या एक ये इंडस्ट्री को एज एन अपॉर्चुनिटी, वो इस पॉडकास्ट से ज़रूर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग इन टूडेज पॉडकास्ट सेशन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।